हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 3। इससे पहले जो है हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, चैप्टर 3 आज हम करेंगे। और आप लोगों को पता है कि सी-टेट का अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जो है एक और बुक स्टार्ट करूँ, मतलब हिस्ट्री स्टार्ट करूँ, क्योंकि सी-टेट का आपने देखा है कि एसएसटी बहुत ही इसका सिलेबस जो है बहुत ही लॉन्ग है। लेकिन मैं उसका नोट्स जो है प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो भी पढ़ें क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेटेड होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं अल्टरनेट डेज में आप लोगों को एक चैप्टर करवाऊंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली जो है एक चैप्टर करवाऊँ। तो टू दी पॉइंट्स में जो मेरा मेन मोटिव है कि टू दी पॉइंट्स में वो चीज़ें आप ज़रूर कवर करें कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड है, मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सब कुछ पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा एनसीईआरटी मेन है, तो एनसीईआरटी को हमें पूरा निचोड़ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। तो हमारा जो चैप्टर है वो आप देख ही रहे हैं, क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ, मतलब कि मोशंस ऑफ द अर्थ। क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। अब एक मिनट, हाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्योंकि पृथ्वी एक जो है अपनी जगह पे रह के घूमती है और एक पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इनको कहा क्या जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में? इनको क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी जो है, अगर हम बात करें, जैसे मैंने प्रीवियस आपको उसमें समझाया था, क्या बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, कि जो ग्लोब है उसको सुई के माध्यम से इस प्रकार टिकाया जाता है कि पृथ्वी जैसे चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की गति कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो हम जानते हैं कैसे होती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ग्लोब को सुई के माध्यम से इस प्रकार टिकाया जाता है और इसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल पार्ट होता है ये। और इसको हम, मतलब ये अक्ष होता है। पृथ्वी जब इसको भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, सुई के माध्यम से इस तरीके टिकाया जाता है कि ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम सके। तब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी जगह पर रहकर ही गति करती है, तो उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। मतलब पृथ्वी के अक्ष पर होने वाली जो गति होती है वो क्या होती है? घूर्णन गति, मतलब रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। ठीक है। और दूसरी गति जो है क्या होती है? परिक्रमण। पहले रोटेशन को समझिएगा। रोटेशन जो है, जब पृथ्वी अपनी जगह पर रहकर घूमती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं। और अपनी जगह पर पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना लगता है? 24 घंटे। एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो कितना लगता है? 23 घंटे का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट टाइम जो है ये है। अब इस, अगर हम देखें तो पृथ्वी जो पृथ्वी है अपने जगह पर रह के जो एक चक्कर लगाती है 24 घंटे, मतलब एक दिन। तो एक दिन में हमें क्या देखने को मिलता है? दिन और रात। इसका मतलब जो घूर्णन की गति है, जो रोटेशन करती है पृथ्वी, जो अपने अक्ष के पर रह के घूमती है, एक जगह रह के घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। तो दिन और रात होता है कौन सी गति के कारण? इसको एक और नाम देंगे, दैनिक गति। दैनिक गति। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति की। परिक्रमण को समझिएगा। जो परिक्रमण गति होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। अब इसके कारण, मतलब कि जो एक गति होती है पृथ्वी अपनी जगह पर रह के घूमती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरी गति जो है वो क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है हमारा? अगर ये सन है और ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जो है सूरज की ओर चारों ओर घूमने में, जो इसको चारों ओर घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, ये जो है एग्जैक्ट टाइम 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है, पूरा 1 वर्ष लग जाता है। 1 वर्ष में हमें क्या देखने को मिलता है? आप क्या देखते हैं? मौसम में परिवर्तन। इसका मतलब जो ये, इसको हम एक तरह से क्या, परिक्रमण गति को क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पूरा चक्कर लगाने में जो है इसे 1 वर्ष लग जाता है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को परिक्रमण गति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और
इसको जो है पूरा एक वर्ष लगता है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। और इसके कारण जो है, परिक्रमण गति के कारण जो है मौसम में परिवर्तन अर्थात ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कि उसका आकार क्या है, तो उसका जो है वो दीर्घ वृत्ताकार रूप में जो है वो जो है परिक्रमा करती है, मतलब परिक्रमण करती है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिएगा। जब पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पूरा, ये हमारा अर्थ है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। तो हम क्या लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, 365 दिन ले लेते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे को हम जोड़कर जो है 4 साल बाद, मतलब कि 6 + 6 + 6 + 6 जो है ये हमारा कितना हो जाता है? 24 घंटे, मतलब एक दिन। कितना हो जाता है? एक दिन। तो एक दिन जो है ये जो है बढ़ जाता है सॉरी हर 4 साल के बाद जो है ये एक दिन जो है आपका फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि जब हमारा 365 दिन होता है, फरवरी में जाके जो है क्या हो जाता है? 366 डेज, मतलब कि हर चौथे साल बाद जो है इसे फरवरी में जोड़ा जाता है और उसे जो है लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो 6 घंटे हैं ये पूरे मिल के 4 साल बाद जो है एक दिन का काम करता है। तो जो फरवरी में 28 दिन होता है, हर 4 साल बाद जो है वो क्या आ जाता है? 4 साल बाद जो है उसको फरवरी में जब जोड़ देंगे तो वो 29 दिन का हो जाता है। जिस समय 29 दिन का होगा उस साल जो है हमारे जो है लीप वर्ष होता है, मतलब कि 366 डेज होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब ये समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी पृथ्वी सूरज के ओर चारों तरफ चक्कर लगाती है ठीक है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस जो आता है इसको याद रखिएगा, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में अधिकतम डिस्टेंस होता है, जो ये डिस्टेंस होता है, अधिकतम जो होता है, अधिकतम डिस्टेंस जो होता है वो उसको जो है हम क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और ये घटना जो है कब घटती है? 4 जुलाई को, ठीक है। तो अपसौर की घटना पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस समय जो है उसकी अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सन के बीच में जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है, मतलब कितना इसकी दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसकी जो दूरी है 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी होती है। तो जब अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपसौर। और ये घटना जो है घटती है 4 जुलाई को। और जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी वो जो है किस दिन होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। तो इसको याद रखिएगा, कितनी कब होती है? 3 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच में न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है और इसको जो है कहते हैं, हम इसको अपसौर कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? उपसौर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उपसौर। और यहाँ पे 3 जनवरी मतलब कितना इसकी दूरी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब पृथ्वी सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, जब इनके बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, मतलब अधिकतम दूरी होती है, उसको हम अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी होती है तो उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को घटती है और अपसौर की घटना जो है ये 4 जुलाई को घटती है। जो अधिकतम दूरी है वो कितना है? 152 मिलियन किलोमीटर है और ये कितना है? 147 मिलियन किलोमीटर है। किसकी? उपसौर की, जिसे उपसौर कहा जाता है। मतलब न्यूनतम दूरी जो है 147 मिलियन किलोमीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं कक्षीय सतह की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कक्षीय सतह, कक्षीय सतह क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन जो होता है हमारा वो क्या होता है उसको समझिएगा। जो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये तो हमने देखा, सुई के माध्यम से ग्लोब को दिखाया गया था किस तरीके से। जो उसका कक्ष है, अक्ष है, उसको क्या है? वो एक काल्पनिक रेखा है।
जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये हमारा विषुववृत्त है, ये हमारा इक्वेटर है, और यहाँ से जो है ये पृथ्वी का कक्षीय समतल, यहाँ से इसके बीचों बीच से जो एक लाइन काटती है, इसको जो है मतलब ये पृथ्वी का कक्षीय सतह है, मतलब बीच में जो है ऑर्बिटल प्लेन जो होता है पूरा मिड में इसको काटता है। तो जो इसके बीच का जो कोण होता है, मतलब अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखें तो ये जो है हमारा ये अक्ष है, ये अक्ष है। तो ये अक्ष पर जो है कितने पृथ्वी जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो है 66.5। आता है क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है कक्षीय समतल कहा जाता है। अब यहाँ पे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23.5 पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, वो क्या है हमारा 23.5। अगर आप देखें तो मैं इसे क्लियर करती हूँ, आप समझिएगा। ये जो है हमारा इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, और ये हमारा मकर है। ठीक है, हम सबको पता है कि यहाँ से ये जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे अगर ये हमारा क्या है, अब इस चीज़ को समझिएगा, ये जो है विषुवत रेखा को जो है बीचों बीच से यहाँ पे हमारा ये जो पोल गया है ये बीचों बीच से, अब ये जो है कक्षीय सतह है। तो ये जो पृथ्वी का कक्षीय सतह है ये कितने डिग्री का 66। तो पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो ये याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2 ही क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते देखते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, तो इसको समझिएगा। इसमें क्या है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो है, ये तो मैं ग्लोब आप लोगों को बना के दिखाई चुकी हूँ। ये हमारा जो है इक्वेटर है, यहाँ पर ये क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा जो है क्या है, मकर, और ये जो है कर्क रेखा है। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा। अब यहाँ पे जो है ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये हमारा साउथ पोल है। अब यहाँ देखते हैं विषुववृत्त के जो है ऊपरी वाला भाग जो है, मतलब उत्तरी भाग जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर मान लो, इस चीज़ को समझिएगा, ये वैसे मैं यहाँ पे इससे भी समझा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को बना के चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ कुछ बता रहे हैं और क्लियर भी हो जाएगा। साउथ पोल, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, कर्क, मकर। अब यहाँ से अगर आप एक टॉर्च मारते हैं, क्या मारते हैं, टॉर्च, तो आप क्या देखेंगे कि टॉर्च जो है, एक मिनट, अब देखेंगे टॉर्च जो है ये आधे भाग पर पड़ रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा एक पार्ट है, ये जो है पूरा इस पार्ट पे पड़ रहा है, टॉर्च इधर पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इस वाले एरिया में पड़ रहा है। तो यहाँ पे आधे भाग पे जो है हमारा ये मतलब पूरी रोशनी पड़ रही है, और आधा भाग जो है वो पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो वही बता रहे हैं, जब सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसके आधे भाग में ही पड़ती हैं। तो जिस भाग में पड़ती हैं उस भाग में दिन होता है, और दूसरी भाग में जो है क्या होता है, रात। दूसरे वाले भाग में क्या होता है, रात। तो दिन और रात कैसे वो डिवाइड होता है, उस चीज़ को समझिएगा एक बार, एक मिनट। हाँ, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक भाग में हमारा जो है ये दिन हो गया, और दूसरे भाग में जो है क्या हो गई, रात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब सूरज की रोशनी जिस साइड होती है, मतलब सूरज की किरणें पृथ्वी पर जिस साइड पड़ती हैं उस वाले भाग में जो है हमारा दिन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में
क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या दिख रहा है आपको, दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिखेगा आपको, ज़्यादा एरिया में रात। मतलब कि अगर जो विषुवत वृत्त पर अगर देखें तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन जैसे जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो 14, 20, 24, मतलब कि अब देखेंगे तो दिन जो है बढ़ता जा रहा है और रात जो है वो हमारी कम होती जा रही हैं। अब रात का अगर आप समय देखें तो ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो है जिस एरिया में सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे जो है दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए। और यह वृत्त के साथ नहीं मिलता। जो प्रदीप्त वृत्त है ये जो है ये प्रदीप्त वृत्त है और ये वृत्त के साथ यह वृत्त जो है साथ में नहीं मिलता, किसके, अक्ष के साथ, मतलब पोल के साथ ये नहीं मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, जो दिन और रात को बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। और प्रदीप्त वृत्त कभी भी जो है किसके साथ, पोल के साथ, मतलब ध्रुवों के साथ नहीं मिलता है। और जिस एरिया में अगर मान लो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है तो वहाँ पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। और इक्वेटर पे दिन और रात जो है बराबर ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, अब इसके बाद समझते हैं, इसके बाद जो क्या बोला गया है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सूरज है और सूरज के जो चारों ओर है पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी जो चक्कर ये आप देख रहे हैं, पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब एक चीज़ समझिएगा, सूरज की रोशनी जिस दिशा में होती है, मतलब कि अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा अगर हम मान लेते हैं। और ये जो है क्या है, इसका उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और ये जो है साउथ पोल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो जिस भी गोलार्ध में सूरज की किरणें पड़ती हैं उस गोलार्ध में जो है क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, अर्थात गर्मी का दिन होगा। और वहाँ पर जब गर्मी होगा तो दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्म होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जाहिर सी बात है क्या होगा, शीत ऋतु होगी, मतलब कि सर्दी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी देखने को मिलेगा। तो हमने क्या समझा कि जिस भी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस गोलार्ध में जो है दिन होता है और दूसरी वाले गोलार्ध में जो है उसका उल्टा जो है रातें होती हैं। अर्थात अगर मान लो उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वहाँ पे जो है गर्मी होगी और दूसरी गोलार्ध में सर्दी देखने को मिलेगा। और यही अगर मैं बताऊँ, वैसे तो मैं इसका पूरा नोट्स बना रखा है मैंने, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्दी है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी देखने को मिलता है। तो जिस एरिया में गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे जो है दिन जो है छोटे और रातें जो है बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप पहले इस चीज़ को समझिएगा कि अगर मान लो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं वो कब पड़ रही हैं, 21 जून को। तो इसे जो 21 जून मतलब उत्तरायण में सूरज की किरणें पड़ रही है तो इसको हम उत्तरायण बोलेंगे। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में हमें क्या देखने को मिलता है, शीत ऋतु। अब इसके बाद अगर हम जून के बाद अगर हम सितंबर में पहुँचते हैं तो सितंबर में क्या देखते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पर पड़ती है सीधे। तो मतलब यहाँ पे दिन और रात जो है बराबर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, वसंत ऋतु। मतलब कि अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में जो है जब सूरज की किरणें इक्वेटर पर सीधे पड़ती हैं, जहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, विषुव। क्या बोला जाता है, विषुव। उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें पड़ती है तो उत्तरायण बोला जाता है, और जब इक्वेटर पर पड़ती है तो उसको क्या बोलता है, विषुव। अब इसके बाद हम आते हैं दिसंबर में। दिसंबर में जब अगर जाते हैं तो सूरज की किरणें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो है दक्षिणी वाले पार्ट में ज़्यादा पड़ रही हैं। जब सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़े तो उस गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में मतलब उसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु देखने को मिलेगा। तो जिस भी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी वहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएंगी, और जिस गोलार्ध में शरद ऋतु होगी वहाँ पे रातें जो है बड़ी और दिन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम दक्षिणायन बोलते हैं, और ये घटना घटती है 22 दिसंबर को। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है कि वहाँ पे जो है गर्मी में जो है क्रिसमस मनाया जाता है, वहीं इंडिया में आप देखोगे तो क्या होता है, सर्दी में पड़ता है।
अब इसके बाद जो है हम अगर जाते हैं मार्च में जाते हैं, तो मार्च में हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे भी इक्वेटर पर ही सूरज की किरणें जो है सीधे कहाँ पर पड़ रही है, इक्वेटर, जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें जो है इक्वेटर पर सीधे पड़ती हैं, अर्थात दिन और रात बराबर होता है, इसीलिए इसको जो है विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे शरद ऋतु होगा मार्च में, और उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको वसंत ऋतु देखने को मिलेगा। अब इसको हम जो एक्सप्लेन मैंने किया है, अब इस चीज़ को समझिएगा। अब आगे मैं बताती हूँ एक चीज़, वैसे तो मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, अब इसे समझिए। इसे मुझे लगता नहीं है कि इसे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी एक बार और, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इसके नोट्स को समझ लीजिए, हाँ ये ज़रूरी है। देखो 21 जून की बात हमने बोला था, 21 जून पर सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, अर्थात कर्क संक्रांति उसे बोला जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, उसे उत्तरायण भी बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं तो मतलब उत्तर की ओर होती हैं तो उत्तरायण बोला जाएगा, और अगर सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर होंगी तो दक्षिणायन बोला जाएगा। कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, इसलिए इसे ग्रीष्म आयन भी कहा जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे, सूर्य की तरफ झुका होता है। इस दिन जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधे अपनी किरणें डालता है। इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। कब, 21 जून को जो है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे अपना सीधे वो डालता है, ऊष्मा डालता है, इसलिए वहाँ पे जो है बहुत अधिक गर्मी होती है। अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और गर्म दिन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 21 जून को जो है सूरज की किरणें कर्क रेखा पर अपनी सीधी रोशनी डालता है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीष्मायन, क्योंकि गर्मी का दिन होता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव के कब कब ऐसा होता है, 21 जून को भी बोल सकते हैं, या जब सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, तो ध्रुवों के पास जो है ठंडा ही रहेगा, क्योंकि सूरज की किरणें जो वहाँ पर पहुँचने में तिरछी हो जाती, तिरछी होती हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, जो 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, तो अगर मैं बताऊं नॉर्थ और साउथ पोल का, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर होती हैं, उत्तरी दिशा में होती हैं। उत्तरी दिशा में होती हैं, तो उत्तरी दिशा में जो है दिन क्या होगा, दिन जो है बड़े होंगे और रातें जो है दिन बड़े होंगे, और साउथ में क्या होगा, दिन जो है छोटे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा गर्मी होगा, गर्मी, और यहाँ पे क्या होगा, सर्दी, क्या होगा, सर्दी। तो 21 जून को, क्योंकि सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधे डालती हैं, तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र को ग्रीष्मायन कहते हैं। तो अगर उत्तरी ओर देखा जाए, नॉर्थ पोल पे देखा जाए, क्योंकि उत्तरी साइड में, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, दिन होता है, मतलब कि वहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा अधिक मिलती है तो गर्मी होती है। और अगर साउथ में देखा जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्दी। और अगर वही मैं बात करूँ कि जो नॉर्थ पोल में होगा, जब सूरज की किरणें जो है वहाँ पे अधिक पड़ेंगी, तो उस टाइम पे दिन जो है बड़े होंगे, और इधर जो है दिन छोटे होंगे। यहाँ पे जो है रातें छोटी होती हैं, और यहाँ पे रातें जो है बड़ी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं 22 दिसंबर की। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणायन, मतलब जो सूरज की किरणें होती हैं वो दक्षिणी दिशा में होती हैं। दक्षिणी दिशा में होती हैं, मतलब कि वहाँ पे जो है क्या होता है, गर्मी। 22 दिसंबर को दक्षिणायन सूरज होता है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है गर्मी अधिक होती है। दक्षिण में सूरज की किरणें जो है दक्षिण दिशा में चली जाती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर जो है प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको जो है हम क्या कहते हैं, शीत आयन कहते हैं। तो 22 दिसंबर को हम दक्षिणायन बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण दिशा में होती हैं, और इसको 22 दिसंबर, मतलब दिसंबर में सर्दी होती है, तो शीतायन भी कहा जाता है। अब एक चीज़ सीखिए कि सूर्य की किरणें जो है इस टाइम पे मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं, तो मतलब मकर रेखा वाले भाग को बहुत ही अधिक ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो है लंबा दिन और रातें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उस साइड जो है गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे चलते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम जो है बात करेंगे 22 दिसंबर में, ये तो वैसे ही जैसे मैंने आपको 21 जून का समझाया था, साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है।
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हमारा 22 दिसंबर को सूरज की किरणें साउथ में हो जाती हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है, तो इस एरिया में गर्मी होगी, यहाँ पे सर्दी होगी। मतलब कि साउथ अफ्रीका में जो है अब गर्मी देखने को मिलेगा, वहीं भारत में जो है सर्दी। यहाँ पे दिन लंबे, यहाँ पे दिन छोटे होते हैं, यहाँ पे रातें छोटी होती हैं, तो यहाँ पे रात जो है बड़ी होती है। ये इन शॉर्ट समझाने के लिए बस था। आगे देखते हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर, जो इससे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो समझिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर, किस पर, विषुवत वृत्त पर जो है सीधे पड़ती हैं। एक मिनट, हाँ, विषुवत वृत्त पर जो है सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। यही कारण है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अगर हम बात करें 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में जो देखने को क्या मिलेगा, दिन बड़े होते हैं और रातें जो है छोटी होती हैं। अर्थात वही उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो हैं बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होता है, इस समय जो होता है 23 दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है बड़े होते हैं और रातें जो है छोटी हो जाती हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर से मार्च तक जाएंगे तो वहाँ पे क्या देखें, उत्तरी गोलार्ध में जो है उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दिन छोटे और रातें जो हैं बड़ी हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ हो जा रहा है आज सब कुछ।